Good morning, dear students. It's me, Atul Tyagi. This is class 11th physics, chapter 1. We are studying physical world. The scope of physics is truly vast. Dear students, फिजिक्स का जो स्कोप है बहुत ज़्यादा वाइड है। ये बहुत बड़ी रेंज कवर करता है, चाहे वो मास में हो, लेंथ में हो, टाइम में हो, एनर्जी में हो। हर एक फील्ड में बहुत ज़्यादा बड़ी इसकी रेंज है। कुछ एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ। मास, द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन वेरी फ्रॉम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द मास ऑफ यूनिवर्स। डियर स्टूडेंट्स, यदि हम बात करें इलेक्ट्रॉन के मास की, तो वो 9.1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम होता है। लेकिन आप इस टाइप से ना स्टडी करके आप याद समझ सकते हैं कि बेसिकली जो इसकी रेंज है 10⁻³ किलोग्राम से लेकर, जो कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कंसीडर किया जाता है, से लेकर 10⁻55 किलोग्राम तक होती है, जो कि मास ऑफ यूनिवर्स है। यानी कि यूनिवर्स का जो अप्रोक्सीमेटली मास कंसीडर किया गया है वो है 10⁻55 किलोग्राम। ठीक है। उसके बाद आती है लेंथ। द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन वेरी फ्रॉम साइज ऑफ न्यूक्लियस टू द साइज ऑफ यूनिवर्स। जो न्यूक्लियस के जो लेंथ है हमारी, न्यूक्लियस बहुत ज़्यादा अभी तक जो हमारे पास नॉन थिंग्स हैं उनमें न्यूक्लियस का साइज सबसे ज़्यादा छोटा कंसीडर किया जाता है, जो हमारे पास नॉन वैल्यूज़ हैं। ठीक है। और यूनिवर्स सबसे बड़ा है, क्योंकि यूनिवर्स में ही सब चीज़ लाई कर रही होती हैं। तो इसका जो साइज़ है वो इसकी जो रेंज है वो साइज ऑफ न्यूक्लियस से लेके, जिसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻15 मीटर, और समटाइम्स 10⁻⁻14 मीटर लिया जाता है। बेसिकली 10⁻⁻14 मीटर से लेकर 10⁻26 मीटर, जो कि साइज ऑफ यूनिवर्स है, वहाँ तक इसकी रेंज होती है। टाइम, द टाइम इंटरवल कैन वेरी फ्रॉम टाइम टेकन बाय लाइट टू क्रॉस अ न्यूक्लियर डिस्टेंस टू लाइफ ऑफ द सन। डियर स्टूडेंट्स, टाइम की यदि हम बात करते हैं, टाइम का वेरिएशन इतना ज़्यादा है कि 10⁻22 सेकेंड से लेकर, जो कि इतना छोटा टाइमिंग है। लाइट न्यूक्लियर डिस्टेंस को पार करने में इतना छोटा टाइम लेती है। कितना? 10⁻22 सेकेंड। ठीक है। आप 10th स्टैंडर्ड में पढ़ ही चुके हैं लाइट वाले चैप्टर में। बेसिकली रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन वाले चैप्टर में आपने पढ़ा था कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। डियर स्टूडेंट्स, इस रेंज को मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि ये वैल्यू इतनी ज़्यादा है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। यानी कि एक सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करता है वैक्यूम में। कौन? लाइट। अब आप सोचिए, जब एक सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर लेता है, तो न्यूक्लियस को क्रॉस आउट करने में कितना टाइम लगेगा? बहुत छोटा है, हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। ये टाइम है 10⁻22 सेकेंड से लेकर, मतलब ये न्यूक्लियस को पार करने में जो टाइम लगता है सनलाइट को, ये वो है। अब ये तो मिनिमम रेंज थी। अब मैक्सिमम की यदि हम बात करें तो 10⁻18 सेकेंड तक का टाइम। अब 10⁻18 सेकेंड आपको बहुत छोटा सा टाइम पीरियड लग रहा होगा, बट रियलिटी ये है, ये बहुत बड़ी वैल्यू है। आपको 10⁻18 सेकेंड बहुत छोटी सी टाइम वैल्यू लग रही होगी, बट ये इतनी बड़ी वैल्यू है कि लाइफ ऑफ सन इतनी ही कंसीडर की जाती है, 10⁻18 सेकेंड। ओके। जितनी भी फिनोमिना है हमारी लाइफ में, बेसिकली वो सारी की सारी इन्हीं रेंज के अंदर होंगी, इनसे बाहर नहीं होंगी। ठीक है। एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स, द एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स कम्स इन द conducting new experiments, discover the different secrets of nature, and then applying the laws of physics for practical purposes. जो हमारा फिजिक्स में एक्साइटमेंट है वो क्या है? पहले हम स्टार्ट करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं बेसिकली, और डिस्कवरी करते हैं डिफरेंट डिफरेंट फील्ड में। ठीक है। उसके बाद नेचर में बहुत सारे सीक्रेट्स हैं जिन्हें हम, जो हाइड रहते हैं, उन्हें हम एक्सप्लोर करते हैं। ठीक है। और फिर उन लॉज को हम फिजिक्स में अप्लाई करते हैं, और ताकि हम प्रैक्टिकली पर्पस के लिए हम उन्हें यूज़ कर सकें। अब फिजिक्स का डिफरेंट डिफरेंट साइंस तो बहुत ज़्यादा वास्ट है, बहुत वाइड है। तो साइंस की जो अदर ब्रांचेज हैं उनसे फिजिक्स का क्या क्या रिलेशन है? पहला एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, फिजिक्स इन रिलेशन टू मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स प्रोवाइड्स द नेसेसरी फॉर्मूले विच द फिजिसिस्ट यूज। जो
मैथमेटिक्स में आप फॉर्मूले पढ़ते हैं, उनका काफ़ी उनसे हमें काफ़ी हेल्प मिलती है फिजिक्स में, हमें डेरिवेशन करने में, न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने में। कंसीडर कीजिए यदि हमको टेबल्स नहीं पता होगा तो हम कैलकुलेशंस कैसे करेंगे, ठीक है। डेसिमल कहाँ से आया, वो मैथमेटिक्स आया। ज़ीरो कहाँ से आया, वो मैथमेटिक्स आया। ज़ीरो से लेकर 9 तक जो नंबर है हमारी, वो कहाँ से मिली, वो सारी की सारी हमें मैथमेटिक्स से मिली। तो मैथमेटिक्स की हेल्प से हम फिजिक्स में बहुत ज़्यादा कुछ करते हैं, ठीक है। इसके अलावा यदि न्यूटन ने कैलकुलस की इन्वेंशन ना की होती तो ये पॉसिबल नहीं था कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को दिया जा सकता था, ठीक है। सो बेसिकली यदि हम बात करें तो मैथमेटिक्स का जो कंट्रीब्यूशन है वो तो केमिस्ट्री में भी है और बहुत सारी ब्रांचेस में है, बट फिजिक्स में बहुत ज़्यादा है, ठीक है। फिजिक्स इन रिलेशन टू केमिस्ट्री, फिजिक्स का केमिस्ट्री से भी रिलेशन है। देखिए फिजिक्स में हम क्या करते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एटम स्टडी करते हैं। हालांकि अभी आप सोच रहे होंगे कि सर ये तो हमने 9th स्टैंडर्ड में केमिस्ट्री में पढ़ा था। हाँ बेटा, वो डेफिनेटली आपने केमिस्ट्री में 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, लेकिन अब आप जब 12th स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे स्ट्रक्चर जो है हमारी एटम की, एटम के बारे में बहुत सारी स्टडी करेंगे, फिजिक्स में करेंगे। रेडियो एक्टिविटी, ये भी आप फिजिक्स में पढ़ेंगे, हालांकि आपने 9th स्टैंडर्ड में केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। एक्स रेज, डिफ्रैक्शंस, इन सभी की आप स्टडी करते हैं फिजिक्स में। इनकी हेल्प से केमिस्ट को क्या हेल्प होती है कि वो इनसे जो वैल्यूज़ मिलती हैं उसकी हेल्प से वो पीरियोडिक टेबल में उन एलिमेंट्स को कैटेगराइज करते चले जाते हैं, क्योंकि उनसे हमें पता चलता है कि किसी पर्टिकुलर एलिमेंट का एटॉमिक नंबर कितना है, क्या उसका एटॉमिक मास है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं और हम हमारी जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो एटॉमिक नंबर पर बेस्ड है, तो हम उससे पीरियोडिक टेबल में हेल्प मिलती है। फिजिक्स इन रिलेशन टू बायोलॉजिकल साइंस, देखिए ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप हमारा स्टडी, हम बेसिकली जो बायोलॉजी में छोटी छोटी थिंग्स होती हैं उनको, या टिनी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनको स्टडी करने में हम किसकी हेल्प लेते हैं, ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप की लेते हैं हेल्प। सेल की स्टडी करने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प ली जाती है। और रेडियो आइसोटॉप्स जो है हमारे रेडिएशन थेरेपी में यूज़ किए जाते हैं, और उनकी हेल्प से क्या होता है, कैंसर जैसी समस्याओं का निदान होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा फिजिक्स इन रिलेशन टू एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी, जो हमारे एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है वो हेवनली बॉडीज़ के बारे में स्टडी करने में यूज़ किया जाता है। जो हमारी स्काई में बहुत बड़ी बड़ी बॉडीज़ हैं उन्हें हम हेवनली बॉडीज़ बोलते हैं, बहुत बहुत बड़ी बॉडीज़ हैं, तो उन सभी को स्टडी करने में हमारा एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की हेल्प लेते हैं हम, ठीक है। प्लैनेट्स की मोशन को स्टडी करने में एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की हेल्प लेते हैं, ठीक है। रेडियो टेलीस्कोप की हेल्प से हम क्वासर्स, पल्सर्स, इनको पता कर पाए हैं, ठीक है। ये पल्सर आपकी बाइक की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ये क्वासर्स और पल्सर्स जो है हमारे हेवनली बॉडीज़ हैं, बहुत बड़े बॉडीज़ हैं जो स्पेस में मिलेंगे आपको, बेसिकली स्काई में मिलेंगे, ठीक है। और ये रेडियो टेलीस्कोप की हेल्प से ही हमने यूनिवर्स की जो फार्दरेस्ट लिमिट है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा कितनी डिस्टेंस हो सकती है, बेसिकली उसका डायमीटर कितना हो सकता है, इसको हमने रेडियो टेलीस्कोप की हेल्प से ही फाइंड आउट किया। डियर स्टूडेंट्स, क्वासर्स को हम बेसिकली क्वासी स्टेलर ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं, QUASI, क्वासी, STELLER, क्वासी स्टेलर ऑब्जेक्ट, जिसे हम QSO बोलते हैं, ठीक है, शॉर्ट में हम QSO बोल देते हैं। ये बहुत ज़्यादा ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा चमक होती है इनमें, इतनी ज़्यादा चमक होती है कि गैलेक्सी जो हमारी मिल्की वे है, यदि हम इसकी बात करें, आकाशगंगा जो है हमारी, यदि हम इसकी बात करें, इसमें सन जैसे न जाने कितने स्टार्स होंगे, सन भी एक स्टार है और सन से बड़े स्टार्स भी हैं जो सन से भी कई गुना ज़्यादा लाइट से ग्लो कर रहे हैं। स्टिल जो पूरी पूरी गैलेक्सी में स्टार्स हैं उन सभी की जो चमक है उससे भी समथिंग 1000 टाइम्स जो होगी हमारी इनकी क्वासर्स की चमक होती है। क्वासर्स जो होते हैं बेसिकली ऐसा बताया जाता है कि जो हमारे सुपर मैसिव ब्लैक होल्स होते हैं उनके आसपास, जब वो ब्लैक होल्स अपने आसपास की डस्ट पार्टिकल्स को और छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स को कैप्चर करते हैं, तो फिर उनसे एनर्जी का रेडिएशन होता है और वो एनर्जी का रेडिएशन ही ये जो ग्लो क्रिएट करता है, जो हमारे क्या होते हैं, क्वासर्स होते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा लाइट इनसे प्रोड्यूस होती है। और पल्सर्स क्या है, ये इनमें ये छोटे होते हैं,
बेसिकली न्यूट्रॉन स्टार्स होते हैं, कॉम्पैक्ट स्टार होते हैं ये, और इनमें हाईली मैग्नेटाइज्ड रोटेशन होता है इनमें, ठीक है। और कभी कभी ये वाइट ड्वार्फ से बनते हैं, ज़्यादातर न्यूट्रॉन स्टार से ही बनते हैं, वरना कभी कभी हमारे वाइट ड्वार्फ से बनते हैं, ठीक है। वाइट ड्वार्फ भी हमारे स्टार्स ही होते हैं हमारे, एक स्पेशल केस होता है वाइट ड्वार्फ जो होता है हमारा, ठीक है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिट करते हैं कंटिन्यूसली, और कहाँ से इमिट करते हैं, इनके जो मैग्नेटिक पोल्स होते हैं, जैसे हमारी अर्थ है, हमारी अर्थ में हम के दो पोल्स हैं हमारे, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ठीक है। ऐसे ही इनके पोल्स होते हैं, मैग्नेटिक पोल्स होते हैं, उन पोल से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिट करते रहते हैं। इनकी डिटेक्शन लेकिन तभी हो पाती है जब इनका रेडिएशन अर्थ की ओर होता है, तभी हम इन्हें डिटेक्ट कर पाते हैं। जैसे कि पल्स होती है ना ह्यूमन बीइंग में, कि पल्स बीट करती है, तो इसी टाइप से, और हमें पता चल पाता है उस पल्स बीट से कि वो धड़क रही है, ठीक है। इसी टाइप से हम शायद इसीलिए इनका नाम पल्सर रखा गया हुआ, क्योंकि इनका जो रोटेशन होता है कंटिन्यूसली नहीं आता अर्थ पर, वो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद आता है, ठीक है। ज़्यादा डीप में आप वाइट ड्वार्फ्स और न्यूट्रॉन स्टार्स के बारे में स्टडी करेंगे हायर क्लासेस में, ठीक है। डॉपलर इफेक्ट जो आप 11th स्टैंडर्ड में लास्ट टाइम में पढ़ेंगे, वो आपका बिग बैंग थ्योरी के बारे में प्रोडिक्शन दिया गया था डॉपलर्स इफेक्ट की हेल्प से, ठीक है। फिजिक्स इन रिलेशन टू जियोलॉजी, डिफ्रैक्शन टेक्निक से हमको पता चलता है कि क्रिस्टल स्ट्रक्चर पता करते हैं हम डिफरेंट डिफरेंट रॉक्स की, ठीक है। और रेडियो एक्टिविटी से हम हेल्प करते हैं कि किसी रॉक की एज कितनी हो सकती है, कितनी होगी एज। और जो फॉसिल्स हैं, आपने पढ़ा कि आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, फॉसिल फ्यूल्स वगैरह पढ़े होंगे, तो वो आपने पढ़ा कि ये जो फॉसिल है उसकी एज इतनी है, तो ये रेडियो एक्टिविटी की हेल्प से हम पता कर पाते हैं, ठीक है। आपने एक पढ़ा कि ये आर्कियोप्टेरिक्स का फॉसिल है, तो उसकी एज इतनी थी, ठीक है। उसके बाद आपका डायनासोर का फॉसिल मिला, तो उसकी एज लगभग इतनी होगी, तो ये जो पता कर पाते हैं हम रेडियो एक्टिविटी की हेल्प से कर पाते हैं। नेक्स्ट हमारा फिजिक्स इन रिलेशन टू सिस्मोलॉजी। सिस्मोलॉजी बेसिकली हमारी अर्थ क्रस्ट की जो मूवमेंट होती है उनके बारे में स्टडी करने में हमारी हेल्प करता है, ठीक है। बेसिकली कि अर्थ क्रस्ट में जो मूवमेंट होती है तो किस टाइप की वेव क्रिएट हो रही हैं, और उन वेव्स की हेल्प से हम पता कर पाते हैं अर्थक्वेक और उसके इफेक्ट के बारे में, ठीक है। फिजिक्स इन रिलेशन टू मीटियोरोलॉजी, बेसिकली जो मौसम विज्ञान है हमारा, उसके बारे में स्टडी करते हैं हम, ठीक है। मीटियोरोलॉजी, इसमें क्या होता है, हम प्रेशर और टेम्परेचर में जो चेंज होता है उसकी हेल्प से हम वेदर फोरकास्ट करते हैं। आपने देखा होगा न्यूज़ में कि वो पहले ही बता देते हैं, न्यूज़ एंकर्स पहले ही बता देते हैं कि आपका आने वाले 24 आवर्स में बारिश होगी या नहीं होगी, आंधी चल सकती है नहीं चलेगी, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर रहेगा, लो टेम्परेचर इतना रह सकता है, ठीक है। वो सब कुछ जो बताते हैं इसी के बेसिस पर बताते हैं मीटियोरोलॉजी। फिजिक्स इन रिलेशन टू सोसाइटी, जो भी कुछ हमारा डिस्कवर होता है, हमारा फिजिक्स में जो भी डिस्कवरी होती है उसका इमीडिएटली इफेक्ट पड़ता है सोसाइटी पर। जैसे कि टेलीफोन की हेल्प से, टेलीग्राफ की हेल्प से, या फिर टेलेक्स की हेल्प से हमने जल्दी से जल्दी अपने मैसेज को एक्सचेंज करना किया, ठीक है। ये सब हमारी डिस्कवरी हुई जब फिजिक्स में इन्वेंशन इनकी हुई, तो हमने क्या किया, बेसिकली इनसे हमने मैसेज सेंड करना सीखे, ठीक है। और हमने इनका यूटिलाइजेशन किया, कैसे, मैसेज एक्सचेंज करके, ठीक है। टेलीफोन की हेल्प से हमने बात बहुत जल्दी करनी सीख ली। बेसिकली मतलब बात करने का मतलब है कि बात तो आप वैसे भी कर लेते हो, यानी कि दूर जो कोई आपका कोई रिलेटिव है उससे आप इजीली बात कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो डिस्कवरी हुई रेडियो टेलीविज़न वगैरह की, या सॉरी इन्वेंशन रेडियो और टेलीविज़न की जो हुई थी हमारी, ठीक है। इनसे हम इंस्टेंटेनियस कम्युनिकेशन कर सकते थे फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। आपने कोई न्यूज़ आ रही है, ब्रॉडकास्ट हो रही है, मान लीजिए बीबीसी की ओर से ब्रॉडकास्टिंग हो रही है, आप इजीली यहाँ पर बैठे बैठे देख सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आज तक चैनल हम यहीं देखें, हम किसी और पार्ट
वर्ल्ड के और किसी पार्ट पर भी देख सकते हैं उसे, ठीक है। सो हम इस टाइप से जो देख पाते हैं वो किसकी हेल्प से देख पा रहे हैं हम, फिजिक्स की हेल्प से। डब्ल्यू के रॉन्गन जो हमारे जिन्होंने डिस्कवरी की थी एक्सरेज की, बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, आप लोग जानते हैं बेसिकली कि जब किसी की बोन्स वगैरह टूट जाती हैं, फ्रैक्चर हो चुका होता है, तो उसके लिए पहले बोला जाता है कि एक्सरे कराइए। तो वो जो एक्सरेज हैं वो किसने उसकी डिस्कवरी किसने की थी, डब्ल्यू के रॉन्गन ने। और ये भी फिजिक्स की हेल्प से ही पॉसिबल हो पाया। नेक्स्ट अल्ट्रासोनोग्राफी है। ये अल्ट्रासोनोग्राफी जो है हमारी, ये वर्क करती है रिफ्लेक्शन पर। जो आपने रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा था लाइट वाले चैप्टर में, तो हालांकि उससे पहले 9th स्टैंडर्ड में आपने साउंड वाले चैप्टर में रिफ्लेक्शन पढ़ चुके हैं। तो अल्ट्रासोनोग्राफी जो होती है हमारी प्रिंसिपल ऑफ रिफ्लेक्शन पर बेस्ड है, ठीक है। रिफ्लेक्शन किसका, अल्ट्रासोनिक वेव्स का। आपने पढ़ा है 9th स्टैंडर्ड में साउंड वाले चैप्टर में पढ़ा था कि बेसिकली अल्ट्रासोनिक वेव होती हैं, ठीक है, जिनकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होती है। इंफ्रासोनिक वेव्स की हमारी जो फ्रीक्वेंसी होती है 20 हर्ट्ज से कम होती है। और 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक जो हमारी फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है हमारी किस में, वो होती है ऑडिबल रेंज की, ठीक है। ये 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की रेंज है। अल्ट्रासोनोग्राफी में हम हाई फ्रीक्वेंसी साउंड यानी कि अल्ट्रासाउंड या अल्ट्रासोनिक वेव का हम यूज़ करते हैं, ठीक है। इनकी हेल्प से हम इमेज क्रिएट होती हैं इंटरनल ऑर्गन्स की। और इसमें एक अच्छी बात यह है कि अल्ट्रासोनोग्राफी पेनलेस है और वैसे भी सेफ़ कंसीडर की जाती है। स्टिल ये इतना ज़्यादा सेफ़ है कि प्रेगनेंसी में भी इसको सेफेस्ट टेक्निक्स में से एक कंसीडर किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर कुछ आपको साइंटिस्ट बेसिकली फिजिसिस्ट और उनकी डिस्कवरी के बारे में या इन्वेंशन के बारे में दिया हुआ है, जैसे कि अल्फ्रेड नोबेल है, डायनामाइट की जो बेसिकली डिस्कवरी की वो हमारे अल्फ्रेड नोबेल साहब ने की, ठीक है। एंडरसन जी ने पॉजिट्रॉन, चैडविक ने न्यूट्रॉन, कॉम्पटन ने कॉम्पटन इफेक्ट दिया और कूलाम्स ने कूलाम लॉ दिया। मैरी क्यूरी जो आप पहले पढ़ चुके हैं, स्टडी ऑफ नेचुरल रेडियोएक्टिविटी और डिस्कवरी ऑफ रेडियम पोलोनियम, इनके बारे में इन्होंने बताया। एल्बर्ट हल आइंस्टीन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, मास एनर्जी इक्विवेलेंस, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में बताया। एडिसन ने इलेक्ट्रिक बल्ब दिया। गैलीलियो ने लॉ ऑफ इनर्शिया दिया। ग्राहम बेल ने टेलीफोन दिया। हेनरी हर्ट्ज ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में बताया। कैल्विन ने सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स दिया। ई.ओ. लॉरेंस ने साइक्लोट्रॉन दिया, जो आप 12th स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे। मैक्सवेल ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी दी, जो मैंने बताया था यूनिफिकेशन, ये वही मैक्सवेल है जिन्होंने यूनिफाई किया था। और लाइट के बारे में बताया कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। आर.ए. मिलिकन साहब ने चार्ज निकाला किस पर, इलेक्ट्रॉन पर। आइजैक न्यूटन ने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया, 9th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा था। लॉ ऑफ मोशन दिया, वो भी आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, अब भी पढ़ेंगे दोनों के दोनों टॉपिक्स। और रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप के बारे में बताया, जो आप 12th स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे। आस्टर्ड ने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के बारे में बताया, जो आपने बेसिकली 10th स्टैंडर्ड में भी स्टडी किया था। सी.वी. रमन साहब ने इनएलास्टिक स्कैटरिंग ऑफ लाइट के बारे में बताया, जिसे रमन इफेक्ट बोलते हैं हम सिंपली, और इसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला था। रॉबर्ट बायल ने बायल्स लॉ दिया। अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम बताया, आप पहले पढ़ चुके हैं, 9th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा था और अब 12th स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे। 9th स्टैंडर्ड में आपने केमिस्ट्री में पढ़ा था, अब 12th स्टैंडर्ड में फिजिक्स में पढ़ेंगे, ठीक है। डब्ल्यू के रॉन्गन ने एक्सरेज के बारे में बताया। एस चंद्रशेखर जो पैदा तो इंडिया में हुए थे, लेकिन बाद में उन्होंने जो सिटीजनशिप ले ली थी वो यूएसए की ले ली थी। उन्होंने स्ट्रक्चर ऑफ इवोल्यूशन ऑफ स्टार्स के बारे में बताया। चंद्रशेखर लिमिट बताया। चंद्रशेखर लिमिट के बारे में आप सेकंड चैप्टर में थोड़ा सा पढ़ लेंगे। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया, उसकी इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की। वोल्टा ने पहली फर्स्ट बैटरी डिस्कवर की, बेसिकली इन्वेंशन की। और जेम्स वाट ने स्टीम इंजन के बारे में हमें बताया, स्टीम इंजन दिया। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू, हैव अ नाइस